माई सेल्फ सर्वेश वर्धन, और आज की क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल फार्मूला F = ma को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान सुनेंगे, ऐसा फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें F = ma फार्मूला लिखे बिना, अप्लाई किए बिना वो चैप्टर पूरा हो सके। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास में हम इसी के एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम F = ma को अप्लाई करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे मगर मान लेते हैं कि सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और उस पर एक से अधिक फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है और एक्ट होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन a डेवलप हुआ है। तो हम इस फोर्स और एक्सेलरेशन और मास के बीच में रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, F नेट फोर्स, टोटल फोर्स F1 + F2 = मास इंटू एक्सेलरेशन। ये नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, ये टोटल फोर्स है। तो जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। तो हम इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं, इसको हम नेट फोर्स कहते हैं, F नेट से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो सिंपल सिंगल पार्टिकल अगर रहेगा तो उसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब हम एक से अधिक बॉडी के लिए एक साथ अगर न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक कुछ टर्म आता है। पहली बात कि सिस्टम किसको कहते हैं, दूसरा इंटरनल फोर्सेस किसको कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। सिस्टम कि जिसके जितने बॉडी का मोशन हम एक साथ ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो सारे बॉडी को मिला करके हम उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं, ध्यान सुनेंगे। जैसे एक से अधिक बॉडी को एक साथ ऑब्जर्व करना चाहते हैं और उसके लिए अगर इंटरनल फोर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स लगाने वाला क्या आपके सिस्टम के अंदर है, साथ ही साथ जिस पे वो फोर्स लगा रहा है वो भी सिस्टम के अंदर है। अगर फोर्स जिस पे लग रहा है और जो लगा रहा है वो दोनों बॉडी अगर सिस्टम के अंदर है तो वो फोर्स इंटरनल फोर्स है। अगर कोई फोर्स सिस्टम के किसी बॉडी पे लग रहा है और फोर्स लगाने वाला सिस्टम से बाहर है तो हम उस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ में जब हम एक से अधिक बॉडी के लिए एक साथ न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही काउंट करते हैं, क्योंकि जितने इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और उसकी वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होता है न्यूटन थर्ड लॉ के आधार पे। ठीक है, तो जब हम उसका सम करेंगे तो वो दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी न्यूटन्स लॉ लिखने में इंटरनल फोर्स को काउंट नहीं करते हैं। अगर आप काउंट करेंगे भी तो कैंसिल आउट होगा, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स को ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। एक से अधिक बॉडी हो और एक से अधिक बॉडी को सिस्टम मान करके एक साथ अगर न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं तो उस पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट हुआ है उसको काउंट करेंगे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स = प्रत्येक का मास m1 मान लेते हैं, m1 उसका एक्सेलरेशन, फिर दूसरे का मास m2 फिर उसका एक्सेलरेशन। इस तरह से जितना बॉडी है सिस्टम में प्रत्येक के लिए हम उसका मास और उसका एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा mi ai। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स = सिग्मा mi ai। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि जितने बॉडी हैं और वो सबका एक्सेलरेशन अगर सेम है तो ध्यान सुनेंगे। इफ ai = a, तो ऐसे स्थिति में हम लोग F net एक्सटर्नल = ai जो है सब जगह a है, कॉमन एक्सप्रेशन है, तो ये समेशन से बाहर चला जाएगा और सिग्मा mi है तो यहां से आ जाएगा सिग्मा mi इंटू एक्सेलरेशन a।
तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। ए कॉमन। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनेंगे। बुक्स में कहा जाता है कि आप जितने भी बॉडी हैं वो सब के लिए आप अलग अलग सिस्टम मानिए और उसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखिए। तो अगर इसमें वेरिएबल की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर लीनियर इक्वेशन जितने भी हों उसको सॉल्व करते करते परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस परेशानी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम, एक बॉडी को सिस्टम नहीं बल्कि एक से अधिक बॉडी को मिला करके सिस्टम मानते हैं। मिलाने से फ़ायदा क्या होता है, तो हम चाहते हैं कहीं पे एक ऐसा सिस्टम माने जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 1 हो, मतलब एक ही एक्सटर्नल फोर्स हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा होगा एक बार उसको सिस्टम मानिएगा, उसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखिएगा और डायरेक्ट वो अननोन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम एक फोर्स डायरेक्ट जब मिल जाएगा तो हम प्रत्येक को अलग अलग सिस्टम मान करके न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके और बाकी अननोन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये हम फार्मूला तब लिख सकते हैं कि जब हम जो सिस्टम मान रहे हैं वो सिस्टम में जितने भी बॉडी हैं सबका एक्सेलरेशन कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो ये रिलेशन गलत है, आपको ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम F = ma को अप्लाई करते हैं और जब बहुत सारे अननोन की संख्या रहता है तो उस अननोन की वैल्यू सिंपल वे में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें 3 आइडेंटिकल सिलेंडर है जो इस तरह से अरेंज किया गया है और इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इस सिलेंडर पे एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है जिससे ये तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहते हुए कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि उस कॉमन एक्सेलरेशन का मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहते हुए मूव करें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए कौन सा कंडीशन होगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए कौन सा कंडीशन होगा। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, हमको चाहिए तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में मूव करते हुए। अब हम ऐसा समझते हैं कि ये फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये सिलेंडर राइट साइड में मूव करेगा, ये सिलेंडर लेफ्ट साइड में मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन सिमेट्री से वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कि फोर्स अगर अप्लाई ना हो तो ये दोनों सबसे पहले यहाँ से सेपरेट होगा और ये दोनों का कांटेक्ट तो बना रहेगा लेकिन ये दोनों के बीच में सबसे पहले सेपरेशन आएगा। कहने का मतलब है वो मिनिमम फोर्स जिसके लिए ये दोनों का कांटेक्ट बना रहे वो जो कंडीशन होगा वो मिनिमम एक्सेलरेशन का कंडीशन होगा। कहने का मतलब है कि फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब मिनिमम फोर्स, तो ए मिनिमम कहिए या एफ मिनिमम कहिए। वैसे स्थिति n3 का वैल्यू हमें 0 लेना पड़ेगा। ध्यान सुने कि जब हम f की वैल्यू f मिनिमम से इंक्रीज करेंगे तो ये सिलेंडर एक्सेलरेट करना चाहेगा और ये इसको धकेलेगा, तो ये इसको धकेलने की वजह से n3 इंक्रीज करेगा और चूंकि ये बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा तो फिर इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट की वैल्यू n2 होगा वो डिक्रीज करने लगेगा, तो n2 की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा और एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि n2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट छूटने लगेगा। कहने का मतलब है कि उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा। कहने का मतलब है कि F मैक्सिमम वाले केस में F की वैल्यू मैक्सिमम हो ताकि वो दोनों कांटेक्ट में रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, n2 का वैल्यू हमें 0 लेना पड़ेगा। यहां से ये कंक्लूजन आया कि
अगर आप मिनिमम फोर्स निकालना चाहते हैं जिसके लिए तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहे, इसके लिए हमको N3 का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहते हैं तो आपको एक केस कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें N2 का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। अब हम मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो मुझे पता चल चुका है कि मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उस समय 0 होगा। ठीक है, तो हमने F मिनिमम फोर्स लगाया है, उसमें टोटल सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन A मिनिमम से मूव कर रहा है और इस पे लगने वाले अननोन जितने फोर्स है उसको हम देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा है, मतलब ये सिलेंडर इस पे कॉमन नॉर्मल की तरफ N2 लगाया है और ये सिलेंडर इस पे कॉमन नॉर्मल की तरफ N2 लगाया है। उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी कॉमन नॉर्मल की वैल्यू N1 है, तो इसके वजह से इस पर N1 इस और इस सिलेंडर की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस ओर। ठीक है, जो सेंटर से पास करेगा। अर्थ सरफेस भी इस सिलेंडर को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस सिलेंडर पर N5 अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। तो वेरिएबल की संख्या अभी भी N1, N2, N4, N5 F मिनिमम 6 वेरिएबल है। अब 6 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको तो फाइंड करना है A मिनिमम। सबको सिस्टम मान करके न्यूटन्स लॉ लिखेंगे कि N2 हमारा इंटरनल फोर्स है, उसको हम इस तरह समझ सकते हैं। इसे मानते हैं हम इस N2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन लगाया है, तो ये इस सिलेंडर A लगाया है। किस पे लगाया है, तो C पे लगाया है। तो A और C दोनों मेरे सिस्टम के अंदर है, इसलिए N2 हमारा इंटरनल फोर्स होगा और इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से ये N1 के बारे में बात करते हैं, इस N1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन लगाया है, तो ये सिलेंडर A लगाया है। किस पे लगाया है, तो B पे लगाया है। तो A और B दोनों मेरे सिस्टम के अंदर है, इसलिए N1 भी हमारा इंटरनल फोर्स हुआ। ठीक है, ये जो N4 है कौन लगाया है, तो अर्थ लगाया है। अर्थ मेरे सिस्टम में नहीं है, इसलिए N4 हमारा एक्सटर्नल फोर्स हुआ। और N5 कौन लगाया, अर्थ C पे लगाया है, तो लगाने वाला हमारा सिस्टम के बाहर है। N5 जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो प्रत्येक पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लगाने वाला जो है हमारा सिस्टम से बाहर है, वो अर्थ है। अर्थ हमारा इस सिस्टम में नहीं है, इसलिए जितने ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सब हमारे एक्सटर्नल फोर्स। हम जब तीनों को मिला करके अगर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो ये N1, N2, N3 ये सबको छोड़ देंगे, बाकी जो हम काउंट करेंगे वो हम लिखेंगे N4, N5 और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग काउंट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ये भी है, क्योंकि लगाने वाला कौन है, कोई मैन है जो मेरे सिस्टम में नहीं है, इसलिए ये F मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब हम टोटल को मिला करके अगर न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ F मिनिमम ही फोर्स है, बाकी सब फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए हम लिखेंगे F मिनिमम इज इक्वल टू सारा मास टोटल M प्लस M, सबका मास M मान लेते हैं, एक्सेलरेशन, इसका मतलब F मिनिमम इज इक्वल टू 3M A मिनिमम। अगर हम सिस्टम C को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो C को सिस्टम मान लेंगे तो ये N2 हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, N3 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, N5 एक्सटर्नल हो जाएगा। C पे लगने वाले सारे फोर्स को प्लॉट करते हैं। ये सिलेंडर इससे कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N2, जो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल है। देखो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए N2 फोर्स लगाएगा। अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में N5 लगाएगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा इसके सेंटर पे। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट इस स्फीयर को एक्सेलरेट करेगा। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये जो N2 cos 60 ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, N2 sin 60 इसको आप भूल सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं N2 cos 60 इज इक्वल टू मास
इंटू ए मिनिमम एक्सेस, ठीक है। तो यहां से आ गया N2 इज इक्वल टू 2ma। ए को जब सिस्टम मानेंगे, ए पे लगने वाला सारा फोर्स देखिए, ये N1 फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है ए पर, इस ओर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। हमने उस वेक्टर को शिफ्ट करके सेंटर पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे दिखलाया है N1। ये सिलेंडर C इस सिलेंडर A पे नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है N2 वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। तो ये वेक्टर को शिफ्ट करके हम यहाँ पे दिखला रहे हैं। तो ये हमने N2 दिखलाया है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये सिलेंडर का एक्सेलरेशन राइट साइड में है, ए मिनिमम, और इसका कोई मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। अब हम ये सिलेंडर ए के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि N2 ए के टर्म में आ चुका है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लिखेंगे तो हमारा N1 भी ए के टर्म में आ जाएगा। राइट साइड में नेट फोर्स लिखिए, ये N1 cos 60 राइट में, ये N1 cos 60 लेफ्ट में। तो नेट राइट साइड में फोर्स जो होगा वो होगा N1 cos 60 माइनस N2 cos 60 इज इक्वल टू मास इंटू ए मिनिमम। तो आ गया N1, ठीक है, N1 माइनस N2 का वैल्यू 2ma, ए मिनिमम, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो उस तरह भेज सकते हैं, तो 2m ए मिनिमम, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4m ए मिनिमम। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बैलेंस कर लें और N1 और N2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगा। NLM along vertical direction, vertical direction, तो आप देख सकते हैं N1 प्लस N2 cos 30 इज इक्वल टू mg। N1 का वैल्यू हो गया 4ma मिनिमम और N2 का वैल्यू 2ma मिनिमम। दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से आएगा 6ma मिनिमम इंटू cos 30 इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ए का वैल्यू आएगा हमारा, ए का वैल्यू आ जाएगा ए मिनिमम इज इक्वल टू g बाई 3√3। ये हमारा मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग अगर फोर्स की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं, ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि ए मिनिमम की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो N1 आ जाएगा, और ए मिनिमम की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे तो N2 आ जाएगा, ठीक है। और इस सिलेंडर बी के लिए वर्टिकल बैलेंस करवाएंगे, ठीक है, तो N4 आ जाएगा। और ये सिलेंडर सी के लिए वर्टिकल बैलेंस करवाएंगे तो ये N5 आ जाएगा। इस तरह से सारे अननोन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ए मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए तीनों सिलेंडर एक साथ मूव कर सके। तो हमने बात किया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में N2 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो हम सिस्टम मान लेते हैं ए को हमने सिस्टम माना है। इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सिलेंडर बी की वजह से ए पर N1 फोर्स लगेगा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन होगा राइट साइड में a मैक्स, ठीक है। तो हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखते हैं और फिर a मैक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमको पता है कि a जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो a मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ along horizontal direction, along horizontal direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा N1 sin 30, तो हो जाएगा N1 sin 30 इज इक्वल टू मास इंटू a max।
और NLM along vertical direction, तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए N1 cos 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1। इक्वेशन 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे LHS में आएगा a tan 30 और RHS में आएगा a max by g, मास कट जाएगा तो a max का वैल्यू g tan 30, इसका मतलब g बाई √3 होना चाहिए। और इस केस में भी अगर बाकी सारा अननोन फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। जैसे ये आ गया हमारा a max की वैल्यू g बाई √3, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो N1 आ जाएगा। ठीक है, तो N1 आ चुका हमारा। अब N1 आ चुका, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दीजिए तो N4 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिख दीजिए तो F मिनिमम आ जाएगा। अगर N4 फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता है कि N2 का वैल्यू 0 है, तो वर्टिकली बैलेंस करेंगे तो N5 इज इक्वल टू mg आएगा। इस तरह से अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से न्यूटन्स लॉ तो लिखना ही है, लेकिन इस तरह से लिखना है कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझ कर नहीं रह जाए।